फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 11th इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा 11th ओसी, 11th एसपी और 11th अकाउंट्स, ओसी एसपी को अकाउंट्स के सारे लिंक दिए हुए हैं। आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 में जो अपने देश का हालत हुआ था कि अपने पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। जो इन्फ्लेशन रेट हुआ 16.7%, ये जो इधर दिया हुआ है, महंगा इधर बहुत ज़्यादा था, अपना देश कोलैप्स की ओर था। तब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया 1991, जिसने देश को बचाया ही नहीं, प्रोग्रेस की राह पर लेकर आया। तो एक एक करके देखते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जो आज इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। सबसे पहले तो डी लाइसेंसिंग। अपने देश में सबसे खराब सिचुएशन था वो लाइसेंस था। लाइसेंस क्या था? आपको हर एक, जिसको भी कंपनी डालना है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर लाइसेंस लेना होता था। अब लाइसेंस लेना वो ठीक है, बट लाइसेंस मिलने को, फाइल जो क्लियर होता है गवर्नमेंट के पास, फाइल को टाइम लगता है। इट यूज टू टेक एक एक दो दो साल लाइसेंस क्लियर होने को, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे प्लान सब बर्बाद हो जाते थे, डिले हो जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लाइसेंसिंग ही बंद करा दिया। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिर्फ 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंस की जरूरत है, बाकी सबको लाइसेंस का फंडा ही हम कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, तुम कंपनी शुरू हो रहे तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले लेना पड़ता था। तुमने फॉर एग्जांपल एक शू फैक्ट्री शुरू की, तो पहले तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, ऐसा कायदा था। अभी गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लोकल लेवल पे करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमने लाइसेंस बंद कर दिया है। अच्छा, 18 इंडस्ट्री के बाद में उसको और काट छाट कर गवर्नमेंट ने, देखो लास्ट में 6 लेकर आए, 6 में से भी कम करते करते देखो सिर्फ 3-4 बचे। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो धमाके वाले हैं, हजार्डस केमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, सिगरेट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सारे के सारे कंपनीज, जो हजारों लाखों कंपनीज है, सबको अलाउड किया कि आप लोग विदाउट लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर सकते हो। हाँ, कंपनीज एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, शॉप एक्ट जो है, वो आपको करना पड़ेगा लोकल लेवल पे, बट सेंट्रल लेवल पे लाइसेंसिंग कैंसिल हो गया, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अदर देन दीज 4 एरियाज। अच्छा, एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्ट मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मैं जब आईसीडब्ल्यूए कर रहा था, तभी मेरे को सिलेबस में एमआरटीपी एक्ट था। एमआरटीपी एक्ट क्या था? अ, कि जो मोनोपोली है, जैसे कि अ, और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है कि तुम दूसरे को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार से वैसा रेट लगा रहे हो कि दूसरा वाला बर्बाद हो जाए। और उसमें भी कार के कंपैरिजन आते थे, जैसे कि मारुति, ह्यूंडई, ठीक है ना, डेयू, ऐसे 2-3 कंपनीज थे। डेयू बाद में जनरल मोटर्स ने खरीद लिया था। सो एक कंपनी बताती थी कि हमारे पास ये है, दूसरे के पास ये नहीं है। तो जानबूझकर कंपटीशन बर्बाद करने के लिए अ, जो मार्केटिंग टेक्निक्स ये लोग अपनाते थे, उसके लिए रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था कि भाई तुम ऐसा मत करो कि कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, या किसी को आने नहीं दे रहे हो कंपटीशन में। ये जो विंडोज है ना, बिल गेट्स, इन माइक्रोसॉफ्ट, इन पे अमेरिका में इल्जाम लगा था कि तुम धंधा ऐसे करते हो कि दूसरे को आने देते नहीं हो। तो बिकॉज 1991 के बाद में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गए, फोर्ड, मर्सिडीज, है ना, टोयोटा। तो फिर ये कायदे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज के तारीख में तुम डिस्काउंट दे सकते हो तो दो,
नहीं दे सकते हो तो मत दो। तुम डिस्काउंट दे रहे हो मतलब तुम कंपटीशन को बर्बाद नहीं कर रहे हो सकता है डिस्काउंट देने पे तुम खुद बर्बाद हो जाओ। ठीक है ना। जैसे एशियन पेंट्स का मेन रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल ही कितना महंगा हो गया है तो उनको मजबूरन पेंट्स का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनकी मजबूरी है। तुम देखो हर चीज का दाम बढ़ गया है क्योंकि पेट्रोल के चार्जेस बढ़ गए हैं। सो ये मजबूरी में तुम रेट बढ़ाते हो। और मर्सिडीज कार की कीमत रखता है 50 लाख, तुमको रखना है तो रखो, पब्लिक को लेना है तो लेगी। सो आजकल वैसे विचारधारा है। हालांकि आजकल कंपटीशन कमीशन भी है कि यदि किसी ने गलत प्रकार से कंपटीशन किया, जैसे कि किसी को गुड्स, एक दवाई की दुकान, दवाई का होलसेलर मेडिकल दुकान में जाने दे रहा है, जा रहा है, लेकिन कोई कॉम्पिटिटर उसको जाने दे नहीं रहा है, फिर तो गवर्नमेंट दखल अंदाजी देगा। अदर देन दैट अभी ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गया, मोनोपोली किसी का रहा नहीं। इंडियन रेलवेज भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसलिए नहीं रहा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। ऑटोमोबाइल कंपनीज 48 है, मोबाइल के एक्सेसरीज सब मिलाकर 200-250 कंपनीज हो जाते हैं। तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता आज की तारीख में। तीसरा, एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर्स। अभी कैसे था कि सब बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग बड़े बड़े थे, बट ये लोग देश को कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, इसमें से टाटा, अंबानी, बिरलास के कितने होंगे? 1000, 2000, 5000। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10 लाख कंपनीज? तो गवर्नमेंट ने इसलिए स्मॉल सेक्टर, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, वो लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया और बोला कि हम आप लोग को फैसिलिटी देंगे, टैक्स में बेनिफिट देंगे, लोन का ब्याज कम लगाएंगे, जगह सस्ते में देंगे, है ना, ऐसा बेनिफिट्स मिलेगा तुमको, तुमको एक्साइज लगेगा नहीं इस टर्नओवर तक। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर्स को बेनिफिट दिया। अभी तो एमएसएमई एक्ट भी आ गया है। ठीक है ना। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, अभी तो स्मॉल सेक्टर का एक टाइनी सेक्टर भी डाल गया, 25 लाख से कम जिसका इन्वेस्टमेंट हो। सॉरी, सबसे ज्यादा फायदा हुआ एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है उसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। अब ध्यान से समझो एफडीआई और एफआईआई में फर्क। अब अ, इसने फोर्ड ने क्या किया था 1995 में? फोर्ड इंडिया में सबसे पहले देखा जाए तो ऑटोमोबाइल कंपनी आया था, उसने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, खुद का फैक्ट्री लगाया था, महिंद्रा के साथ टाइप किया था। फोर्ड एस्कॉर्ट करके एक गाड़ी उन लोगों ने लॉन्च किया था विद द टाइप विद महिंद्रा। बाद में फोर्ड महिंद्रा से अलग हो गया और साउथ इंडिया में फोर्ड इंडिया लिमिटेड करके कंपनी फॉर्म करके चेन्नई से, साउथ इंडिया से उन्होंने, चेन्नई तो नहीं, साउथ इंडिया से उन्होंने, चेन्नई साउथ इंडिया में आई थिंक कर्नाटका साइड, वहां से उन्होंने शुरू कर दिया बनाना। तो दैट इज एफडीआई, तुम खुद पैसा लगाते हो, खुद फैक्ट्री डालते हो। एफआईआई वॉरेन बफेट की तरह, कि इंडिया में उसने फैक्ट्री में पैसा नहीं लगाया, इंडिया के कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, इंडिया के इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। सो दोनों केस में एफडीआई और एफआईआई में इंडिया में पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइज कर दिया था, वर्ल्ड के कंपनीज को इंडिया में आने का न्योता दिया था, शेयर बाजार भी ऊपर चला गया था, गुड्स का क्वालिटी बढ़ गया था, लोगों को नौकरियां मिल रहे थे, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जो बचा था अभी बढ़ते जा रहा था, लोड कम हो रहा था। फिर गौर मतलब, ऑफ कोर्स आप लोग एफडीआई ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल में चलता है, जैसे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड जो कि एक्टिवा बनाती है, उसमें 100% होंडा जापान का पैसा है। लेकिन उस समय जो इंश्योरेंस कंपनीज थे, गवर्नमेंट ने 51-49 रेशियो रखा था कि 51 इंडियन कंपनी होगी, 49 फॉरेन का होगा। जैसे बजाज अलायंस है तो बजाज इंडियन है तो 51 इंडिया का बजाज का होगा, 49 अलायंस का होगा। इस प्रकार से रेशियो रखा था। फिर गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे रेशियो 74% किया और 100% कुछ जगह पे किया। ऑटोमोबाइल तो अभी 100% पे चल रहा है, मैगजीन्स में भी 100% कर दिया है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने 51, 74, 100 ऐसे परसेंटेज
लागू कर दिए थे, आज तो बहुत सारे 100% पे है। रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का उस कंपनी में शेयर्स हो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का निवेश है, मैक्सिमम लॉस में चल रहा है। अब बीएचईएल को ले लो, लगातार पिछले कुछ साल से लॉस में है। तो गवर्नमेंट का जो शेयर्स का पैसा है, गवर्नमेंट क्या करेगा धीरे धीरे। ये साल तो मुश्किल दिख रहा है, बट 2022-23 में गवर्नमेंट क्या करेगा, जो 87% शेयर्स है, 13% अभी पब्लिक में है, उसको मार्केट में बेच दिया। गवर्नमेंट को मिला उस समय शायद 25-30 हजार करोड़ मिलेगा। 25-30 हजार करोड़ पूरा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के शेयर्स खत्म, वो पब्लिक में चले गए। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल गवर्नमेंट ने कम कर दिया। मारुति में गवर्नमेंट के 5,000 करोड़ के शेयर्स थे, वो मार्केट में बेच दिया। अभी मारुति में गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं हो, पूरा 100% प्राइवेट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो स्टेट मोनोपोली था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज महाराष्ट्र में, जैसे अपने नासिक में एमएससीबी है, बॉम्बे में रिलायंस भी है, टाटास भी है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी मोनोपोली खत्म हो गया। तो धीरे 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 जो मोनोपोली है वो खत्म हो रहा है। तुम प्राइवेट को भी आने दे रहे हो और पब्लिक सेक्टर का एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हो। और सिक मतलब जो बीमार लॉस मेकिंग कंपनीज है, जैसे एयर इंडिया, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया क्योंकि लॉस। अच्छा, जेट एयरवेज बंद क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास लॉस होने के बाद भरपाई के लिए पैसा नहीं था। एयर इंडिया क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि जब भी लॉस होता था, गवर्नमेंट उसको 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ जो टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा मिलता था, वो भरपाई देकर उसको जिंदा रखा था। लास्ट में परेशानी में आकर गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया टाटास को। ठीक है। सो देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कंपनी नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में जो कंपनी 17 रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर से, वो 8 हो गए। अभी तो 8 भी नहीं रहा, अभी तो रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज भी अभी प्राइवेटाइज होना शुरू हो रहा है कि ये रेल प्राइवेट लोग चलाएंगे। धीरे धीरे वो भी प्राइवेटाइज की ओर बढ़ रहा है। सो देखा जाए तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें गवर्नमेंट का कंपनी में शेयर्स में बहुत कम हिस्सा होगा, सब कुछ प्राइवेट होगा। कंपनीज, देश, गवर्नमेंट देश चलाएगा, कंपनीज नहीं। अभी भी गवर्नमेंट के शेयर्स है। एलआईसी में अभी ऑफलोड कर रहा है, ऑफलोड मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। चलो, एलआईसी में गवर्नमेंट का हिस्सेदारी खत्म हो जाएगा शेयर्स का। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन। अभी इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स बहुत हद तक रोक दिया। पहले तुमको कायदा था, जो इंपोर्ट करते थे कुछ फ्री गुड्स थे, कि आसानी से कर सकते थे। उसमें भी बहुत क्वांटिटी बेस्ड लाइसेंस था कि इतना ही क्वांटिटी तुम करोगे। सो गवर्नमेंट ने वो हटा दिया। रॉ मटेरियल, अभी सीधा हिसाब है। इंडिया जो मोबाइल बनाएगा या बना रहा है, उसके कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, ताइवान से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स है, जो चिप्स, जो मेन मोबाइल और कार को ताकत देता है, वो सब ताइवान से आते हैं। तो ये तो अपने को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी आजकल बहुत आसान कर दिया है इंपोर्ट करना। जो रॉ मटेरियल गुड्स में बन के री एक्सपोर्ट होगा, इसलिए गवर्नमेंट आजकल एसईजेड शुरू किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगेन चाइना को ही अपने कॉपी, मतलब उनसे इंस्पिरेशन लिया है। एसईजेड एक ऐसा एरिया होता है जहां से एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। ठीक है ना। एसईजेड एक ऐसा एरिया है जहां से एक्सपोर्ट होगा। बॉम्बे का सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है एसईजेड। एक एरिया है, गवर्नमेंट तुमको सस्ते में जमीन देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, इंपोर्ट्स में तुमको कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट टारगेट देगा कि हमने इतना घाटा खाया, सस्ते में जमीन दी, सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी दिया, टैक्स लगाया नहीं, तो इसका कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा बाय एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फिर आजकल एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स हो गए कि जहां से एग्रीकल्चर का, इंडिया का बहुत सारा
एग्रो एक्सपोर्ट होता है, अंगूर ले लो, मैंगोज ले लो, बनानास, ये सब जब बहुत हद तक अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट जोन सेटअप किया है कि वहां से एक्सक्लूसिवली गुड्स एक्सपोर्ट होता है, इंडिया को अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त रिफॉर्म आया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बनाया 1999। जैसे बैंक्स का राजा आरबीआई है, वैसे इंश्योरेंस का राजा आईआरडीए बनाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक समय एलआईसी था, आज के तारीख में कम से कम 30 से 40 कंपनीज होगा एलआईसी, मतलब इंश्योरेंस के नाम पर। पहले एक था, अभी 40 हो गए, तो इसके कायदे आ गए। पहले एजेंट्स को एग्जाम नहीं थे, अभी एजेंट्स को एग्जाम हो गए। लाइसेंस तुमको परमानेंट नहीं मिलता, जहां तक मेरा नॉलेज है 3 साल के लिए मिलता है। तुमने परफॉर्म किया तब जाकर 3 साल बाद रिन्यू होता है। इसके काफी सख्त कायदे आ गए इंश्योरेंस के। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर अभी नया रिफॉर्म आया है। 10 लाख के ऊपर तुमको ऑनलाइन ऑथराइज करना पड़ता है। पहले फ्रॉड होते थे ना, 10 लाख के ऊपर जाली किसने चेक दे दिया, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने 10 लाख का चेक दिया तो ऑनलाइन तुमको ऑथराइज करना पड़ता है, हाँ ये चेक क्लियर करो। पहले क्या था, किसी ने डुप्लीकेट तुम्हारे नाम पे चेक बना दिया तो आराम से क्लियर हो जाता था, अभी नहीं हो सकता। अभी चेक के साथ साथ तुमको ऑनलाइन भी उसको क्लियरेंस देना पड़ेगा तब जाकर, क्योंकि 10 लाख का रकम बढ़ा है। तो फिनेंस अभी तो कार्ड में चिप्स आ गया है, पहले चिप्स नहीं हुआ करता था, फ्रॉड होता था। तो फिनेंशियल सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। बहुत सारे फ्रॉड्स का एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हुए, फिर चालू हुए, तो उस पर गवर्नमेंट ने इम्प्रोवाइज किया। आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है फिनेंशियल सेक्टर को अपग्रेड और अपलिफ्ट करने का। तो इस हिसाब से अपना ये जो फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के 8 पॉइंट्स खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।